students. In the last class, we were we mentioned and we were studying about the family. Understand? And our family and the marriage, and some part of the family we are studying. Or now this in this topic, we said study the basic concept, particularly the those of the family, kinship and the marriage. Now, before that, we should be the concentrate on the that we now family is seen and the looked as a distinct and the separate. We know that इस फैमिली जो है ये बिल्कुल अलग डिस्टिंक्ट और अलग माना जाता है सेपरेट माना जाता है अदर स्फीयर्स ऑफ द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिटिकल फील्ड से और इकोनॉमिक फील्ड से इट इज द क्वाइट understood understood as the different from the economic or the political इसको स्पष्ट क्लियरली इसको ऐसा माना जाता है और हाउएवर वी हैव सीन दैट ए फैमिली हाउसहोल्ड इट्स स्ट्रक्चर जैसे परिवार है हाउसहोल्ड है इसका एक स्ट्रक्चर है नॉर्म्स है क्लोजली लिंक टू द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी है ना ये हाउसहोल्ड फैमिली स्ट्रक्चर हाउसहोल्ड एंड इट्स नॉर्म्स रूल्स जो हमारे सोशल लेजिस्लेशन होते हैं सोशल रूल्स होते हैं अकॉर्डिंगली हम या कन्वेंशन होते हैं रूल्स होते हैं और एक ट्रेडिशंस होते हैं अकॉर्डिंगली हम बिहेव तो इसका ये दिस थिंग्स वी सी इन द फैमिली अंडरस्टैंड फैमिली एज अ इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी एंटिटी हम कह सकते हैं फैमिली को हम एक बिल्कुल स्वतंत्र और फ्री फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशन एक अलग फॉर्म में it is clear and now further but one thing is that uh, family its structure and the rest of society an interesting example एक है हम लोग के सामने जो that is the of the unintended consequences of Germany unification लेकिन परिवार है एक अलग लेकिन अब यहाँ पे एक चीज देखना होगा कि कैसे हाउ द ये पॉलिटिकल डिसीजंस ये पॉलिटिकल मेजर्स और डिसीजंस ने फैमिली को कैसे इम्पेक्ट किया इसके सेटअप बिल्कुल एक बेसिक सेटअप जो फैमिली में होता है क्या होता है हस्बैंड एंड वाइफ ये बेसिक सेटअप है बेसिक यूनिट है और यहीं से परिवार क्रिएट होता है अंडरस्टैंड तो लेकिन ये अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस was Germany unification. Germany का unification. We know that कि after the Second World War, Germany was divided in by the Berlin Line. Berlin Wall से जर्मनी को डिवाइड किया गया ईस्टर्न जर्मनी was now given away under the control of the communist uh, communist गवर्नमेंट यूएसएसआर को दे दिया गया एंड द वेस्टर्न जो जर्मनी इसके पार्ट्स को डेमोक्रेटिक स्टेट्स के फॉर्म में ज्वाइंटली इंग्लैंड फ्रांस अमेरिका ये जो यूनाइटेड नेशंस की जो थी उसके पोजीशन में और उसके अंडर अंडर पोजीशंस में उसको रखा गया अंडर तो यहाँ दो तरह के लेकिन जानते कि बाय द इन द 90s आते आते बाय दैट द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी बर्लिन was now demolished and the and west was दोनों एक साथ मिल गया अंडरस्टैंड इसी को हम यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कहते हैं दिस इज द यूनिफिकेशन जर्मनी का दो बार हुआ था डोंट बी कंफ्यूज्ड एक वन यूनिफिकेशन हुआ था दैट वाज इन 1871 जिसमें प्रशा स्टेट जो है प्रशा स्टेट्स के लीडरशिप क्योंकि जर्मनी वाज द फ्रैगमेंटेशन ऑफ एक फ्रैगमेंटेशन कंट्री नहीं था ये इन द रियल सेंस जर्मनी वाज नॉट एन यूनिफाइड कंट्री इट वाज द फ्रैगमेंटेशन dotted with the 360 states or amongst them और ये confederacy था amongst them the Prussia state was the very strong and the
विलियम फोर्थ, और इसके बाद आफ्टर दैट द चांसलर बिस्मार्क, ऑटोहन बिस्मार्क चांसलर ने उसका यूनिफिकेशन किया था। तो बहुत लंबी, दिस इज द वेरी लॉन्ग स्टोरी, आई डोंट वांट टू गो इन द सो डीप, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि इससे जर्मनी का यूनिफिकेशन एक वो हुआ था, अंडरस्टैंड, इसमें कि 1871 में जर्मनी वाज यूनिफाइड, 307 जो 60 स्टेट्स थे सबमर्ज करके, जो कि छोटे छोटे पेटी स्टेट्स में डिवाइड था, इसको सबमर्ज करके एक यूनिफाइड जर्मनी बनाया गया, वो यूनिफिकेशन। सेकंड यूनिफिकेशन, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप जानते हैं कि जर्मनी वाज हेडेड, वाज द लीडिंग, अंडरस्टैंड, फासिस्ट ऑफ, या हम कह सकते हैं जो टोटलिटेरियन फोर्स था, जो डिक्टेरियल ग्रुप था, रोम बर्लिन टोक्यो जो एक्सिस बना, अंडरस्टैंड, रोम बर्लिन बर्लिन और टोक्यो एक्सिस, तो इस एक्सिस का लीडिंग जो ये था वो जर्मनी था। और जर्मनी, इसके बाद आप जानते हैं कि नाउ एलाइड फोर्सेस अल्टीमेटली ओवरकम एंड कंट्रोल दिस फोर्सेस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, बहुत फिरसस वॉर हुआ, बहुत अनटोल्ड डैमेज हुआ, मैं उतना नहीं कहना चाहता, लेकिन उसके बाद ये वॉर कंक्लूड हुआ। और इसके बाद बर्लिन वॉल, क्योंकि सिंस द उस वक्त तक जाते जाते बर्लिन जो वर्ल्ड है टू पार्ट में डिवाइड, द वर्ल्ड डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स एंड आइडियोलॉजी। एक क्या था, एक वन आइडियोलॉजी कैपिटलिस्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ अमेरिका, नाटो, सी टू, सेंटो, ये जो ग्रुप है दैट वाज द फॉर्म वार्सा ग्रुप, जो कम्युनिस्ट कंट्रीज है वो वार्सा ग्रुप बनाया, वार्सा पैक्ट्स के थ्रू कम्युनिस्ट पूरे वर्ल्ड में। और इस तरह से 1945 के बाद ये कोल्ड वॉर 1990 तक, जब पूरा एक हॉट, जो कहते हैं कोल्ड वॉर एक एक्चुअल, ये कोई विंटर वॉर नहीं था, दिस वाज द वॉर्स ऑफ द आइडियोलॉजी एंड द वॉर्स ऑफ द न्यूज़पेपर्स, बाय द थ्रू द न्यूज़पेपर ए शार्पली क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज करना एक दूसरे की आइडियोलॉजी, और इसके साथ साथ अपनी आइडियोलॉजी का, अपनी अपनी डोमिनेंस को फैलाना, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना, डोमिनेंस को फैलाना, चेक करना, बैलेंस ऑफ पावर एस्टेब्लिश करना पूरे वर्ल्ड में, ये दोनों का ये एक्टिविटीज था, रशिया और अमेरिका। तो ये मॉस्को एंड वाशिंगटन का एक हम कहेंगे कि एक जो आइडियोलॉजिकल ये वर्ड्स था, एक क्रिटिसाइजिंग वॉर था, तो ये तो कोल्ड वॉर अलग चला, ठीक है। तो इसके बाद 90s में जाकर जो तो इसीलिए इधर आधा हाफ पार्ट इन्होंने ले लिया, वेस्टर्न जो जर्मनी है और ईस्टर्न जर्मनी वो रशियंस का कम्युनिस्ट। तो तो इसके आफ्टर दैट, ये जब कोल्ड वॉर, ये 90s के बाद दोनों जर्मन वॉर्स को गिराया गया, दोनों गवर्नमेंट में सहमति बनी, और दैट वाज द अगेन दिस समर्स विद टुगेदर। तो ये इसमें जर्मनी, लेकिन जर्मन गवर्नमेंट्स ने जब देखा गया वहां पे कि मैरिज सिस्टम, एक लॉ ने, कानून ने, स्टेट गवर्नमेंट के भी सोशल सेटअप अलग हम मानते हैं, अलग था, फैमिली अलग है, फैमिली का अपना कंपोजिशन एक नेचुरल इंटाइटी होती है परिवार का, लेकिन अब यहाँ पे पॉलिटिक्स कैसे प्रभाव करता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है कि वी कैन सी। तो वहाँ पे एक मैरिज एक्ट नहीं, कोई मैरिज से रिलेटेड एक्ट नहीं था, गवर्नमेंट्स ने एक न्यू जर्मन स्टेट्स हुआ, और बिफोर द मैरिज, मैरिज की जो जो मैरिज मैरिड थे, फॉर देम द गवर्नमेंट नाउ प्रोवाइडेड ए लॉट्स ऑफ वेलफेयर स्कीम एंड प्रोटेक्शन दिया गया है, कि दोज हु आर द मैरिड वेयर गिवन द लॉट्स ऑफ प्रोटेक्शन एंड द बाय द अकॉर्डिंगली वेलफेयर स्कीम से उनको इकोनॉमिक असिस्टेंस दिया जाता था स्टेट के थ्रू, दे गॉट द इकोनॉमिक असिस्टेंट। बट क्या हुआ, आफ्टर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जब हुआ तो गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी में इसको विड्रॉ कर लिया। What the government provided before the unification to the married people, ये मैरिड लोगों को जो इकोनॉमिक असिस्टेंस देती, सरकारी जो उनको फाइनेंशियल हेल्प मिलता था, इट वाज दैट नाउ विड्रॉ, इसको विड्रॉ कर लिया। एज ए रिजल्ट व्हाट हैपेंड, विद द ग्रोइंग सेंस ऑफ इकोनॉमिक, ये इस
created economic insecurity in the minds of the unmarried people. जो unmarried थे, who were now about to the get marriage, तो ये उनके मन में एक इनसिक्योरिटी हुई कि वो सारे असिस्टेंट्स जो इकोनॉमिक हमारे असिस्टेंस मिल रहे हैं, दैट विल बी द स्टॉप, दैट विल बी द चेक्ड, restricted. So now how can we survive? How can they would meet their expenses? How can वो कैसे meet कर सकते? So this was the problem, and this was the fear in the minds of the Germans, unmarried थे, those were, and moreover responded refusing. तो इसके बाद क्या हुआ, इसका एक इम्पैक्ट पड़ा कि now the unmarried began to refuse the marriage, they refuse the marrying marry, and this can also be understood as the case of unintended consequences. इसको हम unintended consequences मान सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से political rules ने how this restricted the people, how this affected the family composition। ये कानून ने एक जो असिस्टेंस जो गवर्नमेंट से मिल रही थी, इससे एक सोशल जो बेसिक इंटाइटी है उसको कैसे अफेक्ट कर, एंड द सोशल इंटाइटी चेंज, many of the peoples now remained without having their matrimonial status, marital status उन्होंने डिनाई कर दिया कि नॉट टू बी द, और फैमिली एंड सब्जेक्ट टू द चेंज। अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि दिस नेचुरल नेचुरल जो एंटिटी है, जो नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, फैमिली या किनशिप है, इज इट द सब्जेक्ट टू बी द चेंज? तो यहाँ पे हमने देखा कि दिस इज द सब्जेक्ट टू बी द चेंज एंड ट्रांसफर ड्यू टू द मैक्रो इकोनॉमिक प्रोसेसेस। अगर जो मैक्रो इकोनॉमिक प्रोसेस है, तो इससे क्या है कि ये किनशिप चेंजेबल है, फैमिली चेंजेबल है, चेंज आ सकता है इस इंस्टीट्यूशन में भी। जो इकोनॉमिक मैक्रो जो मेजर्स हैं, मैक्रो मेजर्स इकोनॉमिक का, वो उसके प्रभाव से इसमें चेंजेस आ सकते हैं, डिस्पाइट इट इज द वेरी नेचुरल। लेकिन इसके बाद भी दैट मैक्रो प्रोसेस, बट डायरेक्शन ऑफ चेंज, और ये चेंजिंग का जो डायरेक्शन होगा, it will not be the similar to all the societies and the family or kinship of the world. No, this will now bring the change in not a similar manner in the all countries. No, this change will bring the different way. इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा, इस तरह के जो मैक्रो जो इकोनॉमिक प्रोसेसेस हैं, वो अलग अलग पड़ेंगे, डिफरेंट पड़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक के। जैसे आप मान लीजिए कि बहुत से यूथ्स भारत में, they are the now intended to having their marriage. They just dreamed after they getting the job, they would get the marriage and they will now settle their new life. Understand? But what happened? Corona, entire aspirations and their marriage and all the things suspended. When we see that most of the fathers and parents suspended their marriages ceremonies and the marriages, students or the aspirants who are waiting for the jobs and getting the marriage stop, they now denied the marriage. दिस इज तो एक मैक्रो जो इकोनॉमिक सिस्टम है, या जो आउटसाइडर्स, ये हमारे फंडामेंटल जो सोशल स्ट्रक्चर है इसको प्रभावित कर रहा है, इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, कि जो हम मानते हैं कि हमारा ये सोशल इंटिटी है, समाज है, हमारा फैमिली ये इंटिटी है, लेकिन इसको ये भी प्रभावित इन्फ्लुएंस्ड है। सिंपल सा आप देखिए, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ्स की वजह से जो अवेयर्स हैं, जो मिडिल क्लास है, वो क्या है, दैट मिडिल क्लास इज द नाउ फैमिली प्लानिंग वो करते हैं। क्यों? जानते हैं
their income. According to their income, according to their economic gain, they now fix their, yeah, how many springs they could bear. According to that, they make the family structure. We see that how these are the thoughts are affecting. These are the economic processes are affecting our social structure, our family structure. And moreover that in macro processes है किस डायरेक्शन में मोर चेंजेस डज नॉट मीन ये कंप्लीट एरोजन ये चेंजेस होते हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कंप्लीट एरोजन हो जाएगा शादी ही नहीं करेगा ऐसा नहीं है लेकिन दैट विल द एक सम एक्सटेंट अफेक्ट तो करेगा नॉट टू एक्सटेंट और फार एक्सटेंट बट ए सर्टेन एक्सटेंट अफेक्ट. So now completely change and the continuity the coexist. ये नहीं है कि इसकी कंटिन्यूटी ही खत्म हो जाएगी परिवार ही कभी नहीं बनेगा ऐसा नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं से ब्रेक लगेगा ब्रेक लगता है इसका इम्पैक्ट पड़ता है और ये नाउ हाउ जेंडर इज द फैमिली अब हमको ये हम लोग देखेंगे फैमिली जेंडर कैसे है नाउ मोर ओवर फर्स्ट ऑफ ऑल द बिलीफ ये माना जाता है कि मेल चाइल्ड विल सपोर्ट द पेरेंट्स इन द ओल्ड एज. ये फिर यहाँ पे क्या आया मैटर हमारा कि हमारा फैमिली भी जेंडर्ड बिकॉज ऑफ आवर थॉट लेकिन ये थॉट्स की बात है एक कंजर्वेटिव थॉट्स एंड एक प्रोग्रेसिव थॉट्स की बात है तो जनरली द कंजर्वेटिव्स क्वार्टर से ये बातें आती हैं कंजर्वेटिव्स ये कॉरिडोर से ये बातें आती हैं कि नाउ द जो लड़का है जो बॉय है वो सपोर्ट करता है ओल्ड एज में ही इज द सपोर्ट एंड द फादर फीमेल चाइल्ड लड़की जो है वो क्या सी इज ऑन द आफ्टर द मैरिज लीव द एंड फैमिलीज वो लीव कर परिवार को छोड़ देती है सी गोज टू द अदर हाउस अंडरस्टैंड एंड इन द फैमिलीज इन्वेस्टमेंट ये रीजन है आप अभी भी जो कंजर्वेटिव बहुत से लोग वो इन्वेस्टमेंट किस पर ज्यादा करते हैं बॉयज पर एंड गर्ल्स डिस्पाइट हैविंग द वेरी इंटेलिजेंट she can prove much better than the son but even then the resources the house resources is much spent on that boys rather than the girls much. This is the notion. I am not talking about the progressives जो literate हैं बहुत अच्छे पढ़े लिखे उनमें नहीं they never they don't discriminate वो नहीं discriminate करते both are the equal for them जो liberals हैं पढ़े लिखे हैं जो conservatives की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ conservatives की बहुत से लोग तो बच्चियों को ही अच्छा मानते हैं they are the much better than the boys and the son से अच्छे होते हैं गर्ल्स एंड नाउ लेकिन हमारे समाज का सिंस द एक ओल्ड नोशन है तो अभी तक हम रैम्पेंट है हमारे सोसाइटीज में एंड दे एक्सप्रेस द वरी एट द बर्थ ऑफ द गर्ल्स बेबी अगर फीमेल बेबी है तो एक्सप्रेस द ग्रीफ एंड अगर मेल है तो दैट एक्सप्रेस देयर हैप्पीनेस enormous happiness they express. This is not right, not just for a literate and the well educated person. पढ़ा लिखा है एक्चुअली रियलाइजेशन है तो उसके लिए दिस इज द नॉट for the social. Further, now in the male child, despite the biological fact that female babies has better chances to survive in that. फीमेल देखिए नेचर ने उनको बेटर सर्वाइव करती हैं लड़कियां अगर ये सर्वाइवल्स में इस छोड़ दिया जाए तो दे विल सर्वाइव मच बट इवन देन हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली क्या है कि द गर्ल्स साइड डेट्स हैपेंस मोर देन द गर्ल्स अंडर द बिलो द एज ऑफ 7 years उनकी डेथ ज़्यादा होती है लेकिन नेचर ने सर्वाइव करने के लिए ज़्यादा सर्वाइव लड़कियां करती हैं सराउंडिंग्स को एडॉप्शन वो बहुत ज़्यादा फास्ट में होता है
और सर्वाइविंग कैपेसिटी भी होती है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट ये है हमारे यहाँ भारत का कि वो गर्ल्स जो है हमारे यहाँ वो बेबीज गर्ल्स बेबीज का उनका लाइफ वो डेथ जो रेट है दैट मोर्टेलिटी सॉरी डेथ रेट्स उनका है वो ज़्यादा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो उनका है वो ज़्यादा है। दिस इज द वेरी अलार्मिंग कंडीशन एंड सिचुएशन और यही रीजन है, दिस इज द रीजन दैट आज उनका जो प्रोपोर्शन है तो दोनों का मेल और फीमेल का आप देखेंगे सेक्स रेशियो जो है वो रेशियो में क्या है दैट इज द डिक्लाइनिंग। पंजाब वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और हरियाणा का आप एग्जाम्पल्स लीजिए, इवन इन द पंजाब में तो कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं या हरियाणा में जहाँ की 1000 पर 1000 जो मेल है उस पर ओनली द 700 फीमेल्स हैं। इट इज द मच अलार्मिंग। और कहीं कहीं तो ऐसा भी माना जाता है कि इसे एक ब्रिंगिंग ऑफ डॉटर्स तेलुगु में एक्सप्रेशन है, कहा गया है कि ब्रिंगिंग अप ए डॉटर इज लाइक वाटरिंग ए प्लांट इन अनदर्स कोर्टयार्ड। इतना इस तरह से कंजर्वेटिव है कि ब्रिंगिंग अप ए डॉटर्स इज लाइक द वाटरिंग ए प्लांट इन एन अदर्स कोर्टयार्ड। It means that they are nourishing this female child, their daughters, for the others purpose, others houses. तो ये नोशन से इट इज द टू कंजर्वेटिव नोशन टू बी इट मस्ट बी क्रिटिसाइज्ड। खैर हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये बेटर चांसेस सर्वाइव देन द, वहाँ पे वो ज़्यादा चिल्ड्रंस ग्रुप में डेथ इनकी ज़्यादा होती है बच्ची गर्ल्स की। एंड नाउ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, अब हम देखेंगे मैरिज के बारे में बात कीजिए, टॉकिंग टू दैट कि नाउ हिस्टोरिकली आप देखते हैं कि नाउ फाउंड द एग्जिस्ट इन वाइड वेराइटी ऑफ फॉर्म्स ऑफ द मैरिज। बहुत से मैरिज अगर देखा जाए कि देयर आर 8 काइंड्स ऑफ द मैरिज। जनरली कौन कौन मैरिज है? ब्रह्म विवाह, प्रजापति विवाह, आशुर विवाह, देव विवाह, गंधर्व विवाह, पैशाच विवाह, राक्षस, है ना। 8 काइंड्स ऑफ द विवाह इज प्रिवेलेंट, इसको ट्राइस किया गया है ना। ब्रह्म विवाह, प्रजापति विवाह, दैव विवाह, आशुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। अब इसे मैं डिटेल्स में आपसे नहीं ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा। देखिए ये देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ द मैरिजेस इन आवर सोसाइटी। हमारे सोशल फॉर्म में कई तरह के मैरिजेज होते हैं। अनुलोम विवाह होता है, प्रतिलोम विवाह होता है, स्वयंवर विवाह होता है, अंडरस्टैंड हैपेंस देयर। और अनुलोम और प्रतिलोम दिस आर द एक्सोगैमी होता है, इंडो इंडोगैमी होता है, पोलीगैमी होता है, मोनोगैमी होता है। दिस आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द विवाह दैट इज द हैपेंस इन आवर सोसाइटी। तो यहाँ हम चर्चा करेंगे वी शैल नाउ फॉर द डिफरेंट सोसाइटी। वी नो दैट ऑफरिंग द फंक्शन फाउंड डिफरेंट exist in wide variety of the different societies। अलग अलग सोसाइटीज में different kinds of the marriage is there। it also been the found to perform different functions or manner in which the marriage now partners are arranged reveal and the astonishing varieties of the modes and the customs। कई तरह हर कस्टम में एवरीवेयर वेराइटी ऑफ कस्टम्स हैं। बंगाल्स में कुछ और कस्टम है मैरिज का, राजस्थान में समथिंग एल्स, पंजाब में कुछ और है। एवरीवेयर द मैरिज जो कस्टम्स हैं इट इज द डिफरेंट। ओके, द फॉर्म्स ऑफ मैरिज हम लोग यहाँ देखेंगे, पर्टिकुलरली मैरिज लार्ज वेराइटी ऑफ फॉर्म्स, इसमें बहुत फॉर्म्स है मैरिज के। एंड ऑन बेसिक ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑन द, अगर हम यहाँ पे जो चर्चा करने जा रहे हैं जिस मैरिज की आई एम टॉकिंग अबाउट दैट कि ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनर्स, यानी कि हाउ मेनी husbands have how many wives? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। A wife has how many husbands?
Understand on that point we shall discuss under this topic कि how many one person have the partners, life partners. So now we said on that basis rules and governing we can marry whom in terms of number of partners can legitimately enter into the matrimony can and we have forms of marriages namely the अगर जो legitimately forms of जो marriage है उसमें देखा जाए कि monogamy. What is the monogamy? If in the monogamy one one man and one woman they get the legally legalizedly approved by the society they get the marriage. तो इसे हम monogamy कहते हैं. One husband, one wife. They have. And second, have polygamy. If the husbands having the more than one wife, two, three, four, five, six. So this is the called as the polygamy. इसको हम क्या कहते हैं? Poly. And third one is that. Next one is that polyandry. Polyand, polyandry. पोलीगैमी ये मोनोगैमी एंड पोलीगैमी के बाद पोलियंड्री होता है. पोलियंड्री तो पोलियंड्री में इफ अ वाइफ हैविंग द मेनी हस्बैंड्स शी हैज. इससे हम आप महाभारत भी पढ़ेंगे तो महाभारत में पोलियंड्री है. द्रौपदी की जो 5 पांडवस उनके हस्बैंड्स माने हैं तो वो पोलियंड्री का ही एक बर्निंग एग्जांपल्स है. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल monogamy restricts an individual to the one spouse at a time. At a time, restriction है one spouse at a time, and under this system, time a man can have only one wife, and the woman can have the only one husbands. This is the and more even where polygamy is permitted. In actual practice monogamy is more widely prevalent. लेकिन अगर polygamy है कहीं लेकिन actual अगर देखा जाए तो monogamy is much more prevalent in our society. That is the recognized and supposed to be the good. ये समाज के लिए अच्छा माना जाता है and this is the prevalent in our society. And moreover, and second thing is that monogamy is the widely or many societies individuals permitted to marry again often on death of the first spouse. बहुत से societies हैं क्यों polygamy होता है क्योंकि वाइफ अगर डेथ हो जाती है फर्स्ट तो many societies the husband is allowed to having the next marriage and a spouse after the and or divorce condition में he now makes the others spouse and or now but they can't have more than one one and the at the one same time और एक ही बार वो कर सकते हैं not more than that. Are secondly such monogamous marriages are termed as a serial monogamy. अगर मान लीजिए कि मैरिजेज अगर इफ द वाइफ डिमाइजेस वाइफ की डेथ हो जाती है और उसके बाद हस्बैंड एक शादी कर दूसरी शादी करता है तो ऐसे मैरिज को हम लोग सीरियल मोनोगेमी कहते हैं. सीरियल मोनोगेमी he is bound to having the marriage. मान लीजिए कि अगर he is the of the age and the youth से शादियां करते हैं तो ये सीरियल मोनोगेमी कहलाता है. spouses at the one and the same time. Such monogamous marriages उसको कहते हैं remarriage on the death of wife have been a norm for the men for the most part है और ये एक नॉर्म्स हो गया है हमारे भारत में ये प्रिवेलेंट है कि आफ्टर द डेथ ऑफ द वाइफ से remarriage they happens in the or now here right to the upper caste Hindu widows was denied. लेकिन ये right women had been not given particularly in the Hindu society के upper caste में after the demise of the husbands the women get married. We have the lots of instances
लेकिन particularly in upper caste, when the husbands die, the widows are not allowed in the our upper caste society. They are not allowed having. And moreover, and campaign for widows remarriage was, हालांकि इसके लिए आप जानते हैं कि widow remarriage के लिए our social reformers have made many of the efforts. आप जानते हैं सोशल रिफॉर्मर्स को उन्होंने एफर्ट्स किया और उसके बाद दे वांटेड आफ्टर दैट शी वाज गिवन द फ्रीडम टू हैविंग द मैरिज बाय द लॉ एंड बाय द एक्ट शी शी हैविंग मैरिज और नॉट it depends on the and the will or wishes of that lady and the but she is free by the law. She has been given by the Widow Remarriage Act. Through that, she has been given to having the marriage. Many act has been given in favor of them, and now here we see that what you are the probably less aware is today modern India nearly 10% of the all women and the 55% of the women over 50 years are the widows. यहाँ पे देखते हैं हम कि 55 of the women are the widow. We see, and now modern India nearly 10% of all women, and they are not so aware of that these rights. Polygamy denotes marriage to the more than one mates. अगर more than one mates polygamy में क्या है कि more than one mates the kids at the time takes the form of either polygamy, one husband with the more wives, और polyandry मैंने कहा कि one wives having the more husbands, one than more husbands, usually where the economic condition are harsh. ये ऐसा होता क्यों है? Why happens so? तो या तो polygamy is that uh, polyandry is because of the poverty and the जहाँ की harsh conditions. ये हिमालयंस रेंज में हिलीज एरिया में पंजाब के साइड में अभी भी कहीं कहीं ये दैट इज द इन द प्रैक्टिस में है दिस इज और ये दिस हैपेंस है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशंस मीन्स when the usually where the economic conditions are harsh polyandry may be one response to of the society और इस सिचुएशन में सिंगल मेल कांट एडिक्वेटली सपोर्ट द वाइफ एंड द चिल्ड्रन एक व्यक्ति जहां पॉवर्टी में वन मैन कांट सपोर्ट द वाइफ एंड हर चिल्ड्रन so that's why she has to get the two husbands or three whatever the number they can say but more than one to support her children and to support the household इकोनॉमिक कंडीशंस हियर द कंडीशंस क्या है कि फैमिली स्ट्रक्चर को क्या मोटिवेट कर रहा है क्या इकोनॉमिक कंडीशंस वहाँ पे स्ट्रक्चर्स को फैमिली स्ट्रक्चर्स का जो कंपोजिशन है वो इकोनॉमिक फैक्टर से हम अगर प्रॉस्पेरिटी रहती तो शायद परहैप्स दिस वुड हैव नॉट बी इन द एक्सिस्टेंस तो पॉवर्टी एंड मोर ओवर we see that adequately also extreme poverty condition pressurize a group to limit its population और इसके साथ साथ एक्सट्रीम पॉवर्टी में क्या होता है कि एक ग्रुप को लिमिट करता है कि पॉपुलेशन को लिमिट किया जाए तो everyone has the having wife the more children will be and if the one wife more husbands the less children will be there. This is the a way of the controlling the population in poverty prone area because of that ये सोशल स्ट्रक्चर इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है वो अफेक्ट करता है सोशल स्ट्रक्चर को मोनोगमी है पोलोगमी या पोलिएंड्री दिस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के या इकोनॉमिक फैक्टर से ये ओके नाउ arrange the marriage here arrange rules of endogamy and exogamy दो चीजें दो तरह के शादियां exogamy and endogamy for individuals who can't marry explicitly specified defined forms of marriage based on
रूल्स एंड एलिजिबिलिटी। यहाँ पे इंडोगेमी और एक्सोगेमी, तो दो तरह के इंडोगेमी और एक्सोगेमी में शादियाँ जो जनरली आप समझ लीजिए कि इंडोगेमी क्या है कि नाउ विद इन द कास्ट मैरिजेज होते हैं, विद इन द कास्ट, आउट ऑफ कास्ट नहीं मैरिज करते, अंडरस्टैंड। और विद इन द किंग से जो ब्लड रिलेशन से उससे बाहर अपने ही कास्ट में विद इन दैट कास्ट शादी करते हैं, तो इसको हम इंडोगैमी कहते हैं, इंडोगैमी। या इसी इस तरह के विद इन द कास्ट अगर ये किया जाए तो ये एक तरह से एक्सोगेमी वर्सेस इंडोगेमी हो गया। इसमें कि क्या करते हैं कि बियॉन्ड द गोत्राज, गोत्र से बाहर, आउटसाइड गोत्रा, बियॉन्ड द सपिंड, पिंड से बाहर, नो सपिंड। तो एक तरह से ये क्या है कि ये एक्सोगेमी ही, एक्सोगेमी। लेकिन दूसरा एक्सोगेमी का हम ये भी डिफिनेशन दे सकते हैं कि बियॉन्ड आउट ऑफ द कास्ट, आउटकास्ट, तो ये भी एक्सोगेमी का है। तो यहाँ मैरिज का हाउ दिस से वी टेक, दिस से डिपेंड्स फर्स्ट एक्सोगेमी। Endogamy requires an individual to marry within a culturally defined, endogamy में क्या होता है, culturally which he she already member, वो जिस किसी खास कल्चर के कि वो मेंबर है। एंड फॉर एग्जाम्पल जैसे कास्ट है, इंडोगैमी कास्ट है, कास्ट अपने कास्ट में मैरिज है, इंडोगैमी ही है क्यों, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो सगोत्र नहीं करते, इंडोगैमी अपने कास्ट से बाहर नहीं करते, लेकिन वो कास्ट के अपनी कल्चर उनका जो है कास्ट कल्चर उसके विद इन मैरिज करते हैं। एक्सोगेमी रिवर्स टू इंडोगेमी है, रिक्वायर्स द इंडिविजुअल टू मैरी आउटसाइड हिज ओन, अपने ग्रुप से बाहर शादी करना, आउट ऑफ द ग्रुप्स, तो इसको एक्सोगेमी कहा जाता है। एंड endogamy and exogamy are the reference certain kinship units such as clan, caste and racial, ethnic or religious groupings। इन इंडिया में देखा जाए तो विलेज एक्सोगेमी हमारे यहाँ होता है, एक गांव में शादी नहीं होगी और विलेज एक्सोगेमी, ये गर्ल्स इज नाउ डॉटर इज गिवन द मैरिज आउट ऑफ द villages। एक्जो और विलेज एक्सोगेमी प्रैक्टाइज इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया में, विलेज क्योंकि एक ही गांव में शादियां नहीं होती है तो इसको हम विलेज एक्सोगेमी कहते हैं। एंड प्रैक्टाइज इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ विलेज एक्सोगेमी ensured the daughters were married into the families from villages far away from home। इसमें विलेज एक्सोगेमी में क्या होता है कि daughters were given into the marriage far away from the नेटल हाउस, अपने घर से पैटर्न फादर के घर से फार अवे सी इज द। और नाउ दिस अरेंजमेंट इंश्योर स्मूथ ट्रांजिशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ द ब्राइड into the now affinals home without interference of kinsmen। ऐसा इसलिए किया जाता है कि उसके परिवार के लोग, her own kinsmen would not interfere in her affinals house, जहाँ हस्बैंड्स का हाउस है वहाँ ये किंग्स उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे उसके इंटरनल मामले, इसलिए फॉर दैट पर्पस दे आर द दिस काइंड ऑफ द मैरिज विलेज एक्सोगेमी इज फॉर्म है। और जोग्राफिकली डिस्टेंस प्लस अनइक्वल रिलेशनशिप इज द पैट्रिलानियल सिस्टम में, हमारी जो पैट्रिलानियल सिस्टम है जहाँ की फादर डोमिनेट करता है, फादर्स से प्रॉपर्टी जो वॉयस से वॉयस में जो प्रॉपर्टीज जाता है, दिस इज द पैट्रिलानियल सिस्टम में इंश्योर दैट मैरिड डॉटर्स डिड नॉट गेट टू सी देयर पेरेंट्स टू ऑफन। और इसमें ये इंश्योर किया जाता है कि जो शादी पर हो गई मैरिज तो फिर वो शायद ही परहैप्स शी विल सी द हर फादर एंड हर मदर एंड फैमिली। तो दिस इज ओकेजन इज द वेरी इमोशनल ओकेजन होता है, दैट इज द एंड दस पार्टिंग फ्रॉम नेटल होम वाज ए सैड ओकेजन, ये बहुत ही सैड ओकेजन होता है। एंड द फोक सॉन्ग इज संग देयर, वहाँ पे फोक सॉन्ग गाए जाते हैं और उसकी विदाई होती है। दिस इज द वेरी इमोशनल इंस्टेंसेस ऑफ द ये एक्सोगेमी, विलेज एक्सोगेमी सिस्टम। So two kinds of the marriages are prevalent in our society. Okay.
So this is the so much for today, students. The rest topics we share